मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब क्योंकि हम रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानते हैं, अब सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है ट्रांसलेशन। आइए इसको पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या है एक्चुअल में? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। इट मीन्स जो अमीनो एसिड्स हैं वो हम सब जानते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और वो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं? अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं ना। तो मतलब अमीनो एसिड्स जो हैं वो पॉलीमराइज हो जाते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन करता है, दूसरा तीसरे से ज्वाइन करता है, ऐसा होता है और पूरा प्रोटीन हमारे सामने आ जाता है। तो अमीनो एसिड्स एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। और इस ऑर्डर या सीक्वेंस को डिफाइन कौन करता है? इसको डिफाइन करता है एमआरएनए। यानी हमारा जो एमआरएनए है उस पे जो बेसिस लगे हुए हैं वो बेसिस ही गाइड करते हैं हमारे सेल को कि हमारा सेल यानी हमारे सेल की जो ऑर्गेनेल है जैसे कि राइबोसोम है, वहाँ पर कौन कौन से अमीनो एसिड्स आएंगे ऑर्डर में और किस ऑर्डर में वो सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, कंबाइन होंगे। तो अमीनो एसिड्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इसको बनाने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। इसलिए सबसे पहला फेज जो होता है ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग में, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर एक्टिवेटेड। हाउ दे आर एक्टिवेटेड? दे आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड देन दे आर लिंक्ड टू देयर टीआरएनए। अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा है पिछले वीडियो में कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होते हैं। तो एक टीआरएनए जो होता है उसके पास आपने देखा था एंटीकोडॉन्स होते हैं, एंटीकोडॉन लूप होता है उसके पास, और अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होती है। तो हर टीआरएनए किसी एक अमीनो एसिड को ही ले जा सकता है। तो उसका मतलब अब ये होता है, सब मैं यहाँ टीआरएनए को कुछ इस तरह से इन्वर्टेड टी की तरह बना रहा हूँ। इस टीआरएनए पर हम देखते हैं कि क्या अटैच है इस पर। इस टीआरएनए पर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि एक अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच होता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ठीक है। इसका दूसरा नाम है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो ये सबसे पहला स्टेप है जब हमारा जो टीआरएनए है वो रेडी हो गया है, एक अमीनो एसिड को उसने कैरी अपने अंदर कर लिया है। इफ टू सच चार्ज्ड टीआरएनएस, अगर ऐसे दो टीआरएनएस जो चार्ज हैं, अगर वो आस अपने एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तब क्या होगा? तब आप ये देखेंगे कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में बॉन्डिंग बना सकते हैं और इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। If two such charged tRNAs are brought close to enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically, and the presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. तो मतलब कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर? राइबोसोम। तो राइबोसोम के प्रेजेंस में अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, इधर देखो ध्यान से, हमारे पास दो टीआरएनए हैं। ये अगर सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाला है, तो इस तरह से ये दोनों टीआरएनए के पास, हर एक के पास एक अमीनो एसिड है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके पास एलानाइन है, उसके पास वेलाइन है। तो अगर ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के पास हैं तो फिर ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। अब ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के पास क्यों आए? बिकॉज ये टीआरएनए एक दूसरे के पास प्रेजेंट है। टीआरएनए एक दूसरे के पास क्यों है? बिकॉज इनके जो एंटी कोडॉन्स हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए। अंडरस्टैंड? अब ये जो टीआरएनए आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अमीनो एसाइलेटेड, एक्टिवेटेड फॉर्म है। एक्टिवेटेड क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर अमीनो एसिड आके अटैच हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो ये एक्टिवेटेड टीआरएनए है और यही एक्टिवेटेड टीआरएनए यहाँ पर आकर के वन बाय वन, कोडॉन टू कोडॉन, दे स्टार्ट टू कम। ओके, तो ऐसा होता है। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज नोन एज राइबोसोम। ये हम क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम आर द
sites where proteins are made. तो राइबोसोम के अंदर आप देखें तो कितने स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं, तो देयर आर स्ट्रक्चरल आरएनएज एंड दे हैव अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। राइबोसोम को बनाने वाले स्ट्रक्चरल आरएनए हैं और उनके पास लगभग 80 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं। In its inactive state, it exists as two subunits, a large subunit and a small subunit. अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब हमारा ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो देखो एमआरएनए बन के कहाँ से निकला है, हमारे न्यूक्लियस से निकल के आया है। न्यूक्लियस में जो डीएनए था उससे एमआरएनए बना है। तो डीएनए ने एमआरएनए को फॉर्म किया बाय ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए से सबसे पहले कौन सी सब यूनिट अटैच होगी, तो याद रखिएगा स्मॉल सब यूनिट सबसे पहले एमआरएनए से अटैच होती है, फिर लार्ज सब यूनिट आती है राइबोसोम की। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins. तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से अटैच होती है और तभी जाकर के ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब लार्ज सब यूनिट को देखें तो लार्ज सब यूनिट में दो साइट्स होती हैं फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड्स टू बाइंड टू एंड thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. तो आप देखते हैं यहाँ पर, आप देखो मैं अलग अलग साइट्स को अलग अलग कलर से आपको दिखाता हूँ। जैसे एक साइट हो गई ये और दूसरी साइट हो गई ये। सो देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट। अब ये ऊपर तो लार्ज सब यूनिट है ना, और नीचे कौन सी सब यूनिट है, स्मॉल। पहले कौन सी सब यूनिट अटैच होती है एमआरएनए से, स्मॉल वाली, और फिर आती है लार्ज वाली। तो लार्ज सब यूनिट में हमें दो साइट्स दिखाई दे रही हैं और इन साइट्स पर आप देखें दोनों टीआरएनए प्रेजेंट है और ये इतने क्लोज हैं कि इनके जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। The ribosome also acts as a catalyst. The 23S rRNA, rRNA का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, in bacteria is the enzyme ribozyme. तो राइबोजाइम आपने पढ़ा था नाइन्थ, आपने नाइन्थ नहीं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन नहीं होता। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि राइबोजाइम होता है वो, है ना। तो राइबोजाइम एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड and this ribozyme is the part of ribosome and it helps in the formation of peptide bonds. The translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by start codon and the stop codon and codes for a polypeptide. तो याद रखो जैसे ये हमारा mRNA है तो mRNA में फ्लैंकिंग होगी, यानी सबसे पहले क्या होगा, AUG होगा, AUG आगे होगा और लास्ट में आप फिर देखेंगे क्या होगा, स्टॉप कोडॉन होगा। इस तरह से जैसे स्टॉप कोडॉन में हो सकता है UAA या UAG या UGA। तो ये फ्लैंकिंग का मतलब होता है आगे और पीछे होना। तो आगे की तरफ आपको मिलेगा स्टार्ट कोडॉन और लास्ट में आपको मिलेगा स्टॉप कोडॉन, और बीच में जो है हमारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट है। बीच में वो सारे बेसिस हैं जो ट्रांसलेट होंगे और जिनसे प्रोटीन बनता है। इसके अलावा हमको कुछ यूटीआर्स भी मिलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यानी इसके आगे हमको एक यूटीआर मिल सकता है और यहाँ 5 प्राइम एंड पर यानी स्टार्ट कोडॉन से पहले और 3 प्राइम एंड पर यानी टर्मिनेटर कोडॉन या स्टॉप कोडॉन के बाद हमको यूटीआर्स यानी अनट्रांसलेटेड रीजन्स मिलते हैं। ये यूटीआर्स जो होते हैं ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इफ़िशिएंट बनाते हैं, लेकिन यूटीआर से कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। प्रोटीन कोड होता है केवल इस वाले पार्ट से, यानी AUG वाला भी प्रोटीन को कोड करने में हेल्प करेगा, कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, और उसके अलावा जो हमारा मेन पूरा का पूरा एमआरएनए है वो। लेकिन UAA लास्ट में जो है ये किसी प्रोटीन, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो प्रोटीन कोड करने में AUG से लेकर के हमारा जो पूरा पोर्शन है बिफोर द स्टॉप कोडॉन वो काम आता है, और यूटीआर्स स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट, for initiation the ribosome binds to the mRNA at the start codon.
दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय इनिशिएटर टीआरएनए। तो हमने इनिशिएटर टीआरएनए के बारे में पढ़ा था, हमें पता है कि इनिशिएटर टीआरएनए क्या होता है। इनिशिएटर टीआरएनए एक स्पेसिफिक टीआरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है, और यही वो टीआरएनए है जो एयूजी यानी स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो हमारा जो स्टार्ट कोडॉन है वहाँ से ही हमारा ट्रांसलेशन शुरू होता है, और इस पर सबसे पहले आके इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड करता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो आगे की तरफ चलना शुरू होता है। इट प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इलोंगेशन का मतलब होता है अमीनो एसिड्स को एक के बाद एक जोड़ करके लॉन्ग चेन बनाते जाना, इलोंगेट करते चले जाना। ड्यूरिंग दिस स्टेज complexes composed of amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon. The ribosome moves from codon to codon along the mRNA, and amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences, which is dictated by DNA and represented by mRNA. तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ये हमारा mRNA है, अब ये हमारा जो राइबोसोम है ये लगातार आगे बढ़ेगा, है ना। अब देखो सबसे पहले देखो ये जो टीआरएनए पहले आया था यहाँ पर, ये टीआरएनए यहाँ पर था पहले। अब क्या हुआ, जब हमारा राइबोसोम आगे बढ़ता है तो ये टीआरएनए जो है पीछे छूट जाता है। और अब देखो इस टीआरएनए के ऊपर आपको कोई अमीनो एसिड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। कौन सा अमीनो एसिड इस टीआरएनए के ऊपर होगा? इस टीआरएनए के ऊपर यहाँ पर ये होगा। तो इसने अपना अमीनो एसिड यहाँ पर, क्योंकि चेन फॉर्मेशन में यूज हो गया है ये, तो अब इसका अमीनो एसिड चला गया। अब ऐसे यहाँ पर इस वाले टीआरएनए को देखो, इस वाले टीआरएनए के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड है? एलानाइन। अब ये एलानाइन क्योंकि पहले से एक लॉन्ग चेन के साथ एसोसिएटेड है, तो अब क्या होगा, ये टीआरएनए हमारा फ्री हो गया, बिकॉज एलानाइन किसके साथ जुड़ गया? वेलिन के साथ। तो अब हमारी चेन हो गई ये वाली। अब हमारी न्यू चेन क्या हो गई? वेलिन के ऊपर, मैं कलर से दूसरे से बताता हूँ, वेलिन, सीरीन, ग्लाइसिन, ये वेलिन, दोबारा बताता हूँ, वेलिन, एलानाइन, सीरीन, ये हमारी चेन हो गई। और अमीनो एसिड कौन हो गया? ये वाला अमीनो एसिड हो गया। ये हमारी चेन हो गई अब नई। और कौन फ्री हो गया? अब ये वाला टीआरएनए फ्री हो गया हमारा, ठीक है ना। तो जब ये राइबोसोम आगे बढ़ेगा तो ये टीआरएनए फ्री हो जाएगा, हट जाएगा इस साइड से। अब नया टीआरएनए कौन आने को तैयार है? ये, ठीक है ना। और ये इसके साथ अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसका स्पेसिफिक। तो इसका होगा क्या कि ये आकर के बिल्कुल नेक्स्ट साइट पर ये प्रेजेंट होगा, और हमारा राइबोसोम आगे आ चुका है। तो फिर क्या होगा, अब बॉन्ड बनेगा बिटवीन देम, और फिर हमारा कौन सा टीआरएनए फ्री हो जाएगा? ये वाला टीआरएनए फ्री हो जाएगा, जो हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा ये राइबोसोम फिर आगे और चला जाएगा। तो इस तरह से तो हमारी जो चेन है वो लॉन्ग होती चली जाएगी, इलोंगेट होती चली जाएगी चेन। और फाइनली क्या होगा, एक रिलीज फैक्टर आके ज्वाइन करेगा। कहाँ पर? स्टॉप कोडॉन पर। यानी ये वो समय होगा जब ट्रांसलेशन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, और उस समय आप देखेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए क्या होना चाहिए, आगे चल के यहाँ पर हमारा स्टॉप कोडॉन होगा, एक रिलीज फैक्टर यहाँ पर आके बाइंड होगा, और ये वो टाइम होगा जब हमारा ट्रांसलेशन रुक जाएगा। हमारा राइबोसोम जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा स्लाइड करते करते एमआरएनए पर, उसको पता चलेगा कि यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर है और यहाँ पर एक स्टॉप कोडॉन है। और बस यहीं पर, क्योंकि आपको पता है स्टॉप कोडॉन के लिए भी कोई टीआरएनए नहीं होता, तो यहीं पर हमारा जो रिलीज फैक्टर भी प्रेजेंट है, तो हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन है वो यहाँ पर रुक जाएगा, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाएगी सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में, और इस तरह से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। तो बस हमें बस यहाँ पे यही याद रखना है कि ये इस तरह से हमारा जो राइबोसोम है वो स्लाइड करता रहेगा एमआरएनए के ऊपर, और वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द कोडॉन, वन बाय वन हमारे टीआरएनए आते रहेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। और जो पुराने टीआरएनए हैं जिनसे चेन जुड़ चुकी है और जिनकी चेन फ्री हो चुकी है वो वहाँ से निकलते चले जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।